हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी शिक्षा। आज हम टैब बायो के पहले लेक्चर में पढ़ेंगे स्टेम सेल। तो स्टेम सेल होती क्या है? स्टेम सेल हमारी बॉडी की मूल कोशिकाएं होती हैं। वो कोशिका होती हैं जिन्होंने अभी अभी किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं किया है। स्टेम सेल आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल। तो इन्होंने भी किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं किया है, तो इसीलिए इसे स्पेशल कहा जाता है। ऑल अदर सेल आर अराइज फ्रॉम स्टेम सेल। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, लंग्स हो या लिवर हो, वो किसी न किसी सेल से मिलकर बनी है। लेकिन उससे पहले भी एक सेल होती है जो स्टेम सेल होती है। तो जो बॉडी के ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाते हैं सेल, वो स्टेम सेल से ही अराइज होते हैं। और जो ये स्टेम सेल होती हैं, ये यूनिक होती हैं, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। अब अनस्पेशलाइज्ड क्यों कहा जा रहा है? अनस्पेशलाइज्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि आगे जाके किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, ये खुद को सेल्फ रिन्यू कर सकती हैं। एंड डिफरेंशिएट इनटू वेरियस स्पेशल सेल टाइप्स, और किसी भी सेल टाइप में डिफरेंशिएट हो सकती हैं। हो सकता है ये ब्रेन का फॉर्मेशन करे, लंग्स का फॉर्मेशन करे, या फिर आई का फॉर्मेशन करे। सच एस मसल सेल, बहुत सारी मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, उन सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। अलग अलग ब्लड सेल्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन कर सकती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्रेन सेल एक्सेट्रा। दे आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ। ये जो स्टेम सेल होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होती है। क्यों? ताकि ये हमारी बॉडी में ग्रोथ कर सके। टिश्यू रिपेयर, हमारी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनमें ये रिपेयर करती है। या फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको रिपेयर करती है। तो ये एक तरीके से जो स्टेम सेल होती हैं, ये हमारी बॉडी का रिपेयर सिस्टम भी होता है। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल 3 टाइप्स की होती हैं: एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। स्टेम सेल का फर्स्ट पार्ट है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये स्टेम सेल है, ये एम्ब्रियो से आई हुई है। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए इसके बारे में। These स्टेम सेल कम फ्रॉम एम्ब्रियो। ये जो स्टेम सेल है, इसे एम्ब्रियो से लिया जाता है। That are 3 to 5 days old। एक ऐसे एम्ब्रियो से लेते हैं जो अभी 3 से 5 दिन का ही हुआ है। ऐसे एम्ब्रियो से ये सेल लिया जाता है। At this stage, an embryo is called blastocyst। इस स्टेज में एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। एंड हैज अबाउट 150 सेल्स। और इस टाइम पे एम्ब्रियो के पास 150 सेल्स ही होती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आर प्लुरिपोटेंट। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, वो प्लुरिपोटेंट होती है। प्लुरिपोटेंट क्या होता है? प्लुरिपोटेंट एक इस टाइप की सेल होती है कि आगे जाके जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बिकॉज दे कैन डिवाइड इनटू मोर स्टेम सेल। अब इसे प्लुरिपोटेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तो जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा स्टेम सेल को भी बना सकती हैं। और कैन बी कम एनी टाइप ऑफ स्टेम सेल, और ये किसी भी टाइप का स्टेम सेल बना सकती हैं। जैसे किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन करना हो तो उसका स्टेम सेल ये तैयार करेंगी। उसके बाद आगे जाके वो डिफरेंशिएट होगी, और फिर उसके बाद वो ऑर्गन बन जाएगा बॉडी। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का थर्ड पॉइंट है, दे कैन डिफरेंशिएट इनटू सेल्स फॉर्म 3 जर्म लेयर। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है, ये आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाती है 3 जर्म लेयर में। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों लेयर्स में ये आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाती है। और ये जो लेयर्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये अलाउ करती हैं कि ये किसी भी टाइप का सेल बना सकती हैं ह्यूमन बॉडी में। जब ह्यूमन बॉडी में कोई भी सेल बन जाएगी, उसके बाद वो डिफरेंशिएट होगी। डिफरेंशिएट होने के बाद ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी, जिस भी ऑर्गन के लिए वो डिफरेंशिएट हुई थी। अब जो तीनों लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उसको हम देखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ये तीनों लेयर्स बनती हैं। जो आउटर में होता है, ये एक्टोडर्म होता है, सेंटर में मेसोडर्म एंड डीप में एंडोडर्म होता है। इन 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट में। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो लैब में किया गया, और देखा गया कि बाद में ये तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है।
सबसे पहले क्या किया, फर्टिलाइज सेल को लिया, उसके बाद उस फर्टिलाइज सेल से कुछ सेल्स को ले लिया गया। उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इस ब्लास्टोसिस्ट में ये जो आउटर में होता है ये एक्टोडर्म होता है, और जो अंदर होता है ये इनर सेल मास होती है। इस इनर सेल मास से कुछ सेल्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें कल्चर करते हैं। फिर जब कल्चर करने के बाद इन तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के बारे में पढ़ा। अब हम देखने जा रहे हैं अडल्ट स्टेम सेल के बारे में, जो कि स्टेम सेल का सेकंड पार्ट है। अडल्ट स्टेम सेल, दीज स्टेम सेल आर फाउंड इन स्मॉल नंबर। ये जो स्टेम सेल होती हैं वो स्मॉल नंबर में पाई जाती हैं, मतलब कम पाई जाती हैं। इन मोस्ट अडल्ट टिश्यू, कहाँ पाई जाती हैं, अडल्ट टिश्यू में पाई जाती हैं, जैसे कि बोन मैरो में और फैट सेल में। दे कैन डिफरेंशिएट, ये आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाती हैं इनटू अ लिमिटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ये आगे जाके स्पेशलाइज्ड सेल का ही फॉर्मेशन करती हैं। मतलब अगर इन्होंने सोच लिया कि हमें ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना है तो ये ब्लड सेल का ही फॉर्मेशन करेंगी, किसी और सेल का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, जैसे हार्ट सेल, किडनी, इन सब का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लड सेल का ही फॉर्मेशन करेंगी। ये एक एग्जांपल दे रखा है हेमेटोपोइटिक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का। ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है जो खुद को रीजनरेट करते हैं, रीजनरेट करके एक कॉपी और बना देते हैं, और फिर ये आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाएंगे। डिफरेंशिएट होने के बाद ये न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड मैक्रोफाइट, इन सब का फॉर्मेशन करेंगे, जो क्या है, WBC है। और फिर ये रेड ब्लड सेल का भी फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये बोन मैरो होता है, ब्लड स्ट्रीम और एम्बिलिकल कॉर्ड एम्ब्रियो में पाया जाता है, ये सब जो है ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये है अडल्ट स्टेम सेल के बारे में। इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल एक ऐसी स्टेम सेल है जिसमें किसी न किसी जीन को इंड्यूस किया जाता है, जिसे हम iPSC भी कहते हैं। iPSC आर स्टेम सेल क्रिएटेड बाय रीप्रोग्रामिंग adult cell such as skin or blood in the lab। iPSC जो होती है वो इस टाइप की स्टेम सेल होती है जिसे रिप्रोग्राम किया जाता है, और उसे अडल्ट सेल में किया जाता है, जैसे स्किन में या फिर ब्लड में। ये जो रिप्रोग्रामिंग का फंक्शन होता है ये लैब में किया जाता है। एज लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, और इस तरीके से इसे रिप्रोग्राम करते हैं कि ये वर्क करेगा एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह। They have the ability to differentiate into any cell type। इस सेल की एबिलिटी होती है कि वो आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाए किसी भी सेल टाइप में, जैसे कि एग्जांपल है नर्व सेल, हार्ट सेल या फिर किसी और भी सेल्स में। साइंटिस्ट इंसर्ट स्पेसिफिक जीन, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस स्टेम सेल को लेते हैं अडल्ट से, उसके बाद उसमें कुछ स्पेसिफिक जीन को इंसर्ट करते हैं, जैसे कि कुछ जीन्स हैं OCT4, SOX2, TLF4, CMYC, ये सभी कुछ जीन्स हैं जिन्हें हम यामानाका फैक्टर भी कहते हैं। इसे क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है मैच्योर सेल में। फिर वो जो सेल होती है वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज पे फिर से आ जाती है। जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे फिर से आ जाती है फिर वो आगे जाके जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती है, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में हमने देखा था एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पे कुछ जीन को इंड्यूस करके उसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पे लाया जाता है, और फिर वो आगे जाके इन तीनों लेयर का फॉर्मेशन करती है। हमने देखा कि इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल कैसे वर्क करती है। अब हम देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये। दे आर यूज्ड फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स। जो इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल होती हैं उसका यूज किया जाता है न्यू ड्रग्स में। कोई डिजीज है तो उसमें कौन सी मेडिसिन अप्लाई की जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है। डिजीज मॉडलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजीज मॉडलिंग क्या होता है, कोई डिजीज है तो उसे आगे ठीक कैसे किया जाएगा। जैसे हम कैंसर को लेते हैं, कैंसर को पहले कैंसर के सेल्स को लेंगे, फिर उससे देखा जाएगा कि ये डेवलप कैसे कर रहा है, फिर उसके बारे में साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे कि अब इसे ठीक कैसे किया जा सके। सेल थेरेपी भी यही वर्क करती है। इसमें ये देखते हैं कि
कोई डिजीज है तो उसको पूरा जड़ से कैसे खत्म करें। तो हमने ये देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है आईपीएससी के न्यू ड्रग्स में की डिस्कवरी में, डिजीज मॉडलिंग में एंड सेल थेरेपी में। ये डायग्राम है आईपीएससी का कि इसे लैब में कैसे कल्चर करते हैं। जैसे अडल्ट सोमेटिक सेल, जो अडल्ट सोमेटिक सेल्स होती हैं उस पे रिप्रोग्रामिंग फैक्टर्स को अप्लाई किया जाता है, जैसे अप4, सब्स2, सीमिक एंड केएलएफ4। इन फैक्टर्स को अप्लाई करने के बाद आईपीएससी तैयार हो जाती है। ये जो आईपीएससी तैयार हुई है उसके बाद ये आगे जाके एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगी और फिर यहीं से सभी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। तो आज हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टेम सेल के बारे में जाना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।